नमस्ते एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसमें दो रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन कौन सी थी? एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, प्रकाशीय अभिक्रिया और डार्क रिएक्शन। अब जो ये लाइट रिएक्शन होती है इसमें किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है। और जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब लाइट की इसमें आवश्यकता नहीं है। लाइट रिएक्शन है इसको लाइट फेज भी कहा जाता है, लाइट फेज या लाइट अवस्था। ऐसे ही जो डार्क रिएक्शन है इसे डार्क फेज भी कहा जाता है। अब जो ये लाइट रिएक्शन है ये होती कहाँ है? तो ये होती है क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड वाले पोर्शन में, या इसका जो ग्रेना है ग्रेनम वाला पोर्शन है वहां पर लाइट रिएक्शन होती है। क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ही क्या पाए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। और ये वर्णक ही क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। इसके कारण क्या बनेगी? एटीपी या NADPH2 बनेगा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में या हरित लवक के ग्रेना वाला जो पोर्शन है उसमें लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। ऐसे ही अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी? तो डार्क रिएक्शन होती है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में। स्ट्रोमा में ही क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, जो कि क्या करेगा? CO2 को फिक्स करने का कार्य करेगा, और CO2 को फिक्स करके या उसका अपचयन करके किसका निर्माण कर देगा? ग्लूकोज का निर्माण कर देगा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा वाले पोर्शन में होगी। अब जो ये लाइट रिएक्शन है इसका एक अन्य नाम और है, और वह नाम क्या है? इसे कहा जाता है हिल रिएक्शन। अब इसे हिल रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रॉबर्ट हिल नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने बताया था कि अगर हमें वाटर मॉलिक्यूल या जल के अणु से ऑक्सीजन गैस रिलीज करनी है तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऑक्सीडेंट पदार्थ चाहिए होते हैं, जिसे कुछ ना कुछ NADP+ हो सकता है, या फिर DCPIP डाइक्लोरोफेनॉल इंडोफेनॉल ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं जिनकी उपस्थिति में ही वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और जो ये पदार्थ होते हैं इन्हें कहा जाता है हिल रीजेंस या हिल अभिकार। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल के फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और जो ऑक्सीजन गैस को मुक्त करने का कार्य जिन सबस्टांसेस के द्वारा किया जाता है उन्हें हिल रिजेक्ट कहा जाता है। इसी कारण जो लाइट रिएक्शन है इसे क्या कहा जाता है? हिल रिएक्शन या हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। उसी प्रकार जो डार्क रिएक्शन है इसे कहा जाता है ब्लैकमैन रिएक्शन, क्योंकि ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट के द्वारा डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी की गई थी, इसी कारण से ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसके बाद बात करें तो जो लाइट रिएक्शन है इसका एक अनादर नाम भी है जिसे कहा जाता है फोटो केमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है? एक तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ H2। वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? ऑक्सीकरण
होता है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणुओं का प्रकाशित अपघटन वाला प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके रूप में रिलीज होगी, बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगी, और यहाँ से जो हाइड्रोजन परमाणु है और क्या कार्य करेंगे, NAD प्लस को NADH2 में कन्वर्ट करने का कार्य करेंगे, और ये NADH2 कहाँ पर काम आएगी, CO2 को रिड्यूस या अपचयित करने में काम आएगी डार्क रिएक्शन के अंदर। इसके बाद यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाटर का, तो इधर किसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ CO2, यहाँ पर CO2 का अपचयन होगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है वह रिलीज होगी, यहाँ पर किसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ O2 गैस, तो यहाँ पर किसका संश्लेषण होगा, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कैसे होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, ATP या NADH2 बनाएंगे लाइट रिएक्शन के अंदर, जो CO2 को रिड्यूस या अपचयित करने का कार्य करेगी, और ये अपचयित होकर किसका निर्माण करेगी, कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का निर्माण करेगी। इसके बाद अगर हम अगला अंतर देखें तो इसमें हम किसका निर्माण कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPH2, इसका निर्माण करेंगे, जो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, इनका उपयोग होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कंजप्शन ऑफ ATP एंड NADPH2। अगर इनमें अंतर की बात करें भाई, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या क्या अंतर है, तो लाइट रिएक्शन का पहले कहाँ पर है, थाइलेकोइड या ग्रेना वाले पोर्शन में संपन्न होती है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में संपन्न होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में संपन्न होती है। इसे क्या कहा जाता है, हिल रिएक्शन कहा जाता है, नोबल फिजिक्स में क्या कहा है इसे, हिल रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है, ब्लैकमैन रिएक्शन, और इसका एक नाम भी है जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसमें क्या होगा, जल का प्रकाशित अपघटन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, CO2 है उसका अपचयन या फिक्सेशन होगा, CO2 का या तो अपचयन करेंगे या इसको फिक्स करके क्या बनाएंगे हम, कार्बोहाइड्रेट, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर किसका प्रोडक्शन होगा, ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होगा। H2O का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्शन होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। ऐसे अगर यहाँ पर बात करें लाइट रिएक्शन में स्वांगीकारी ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस स्वांगीकारी ऊर्जा को उपयोग कहाँ पर किया जाता है, डार्क रिएक्शन के अंतर्गत किया जाता है। तो ये माइनस से अंतर थे लाइट और डार्क रिएक्शन के अंतर्गत, और यहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक क्या होगा, लाइट रिएक्शन। अब जो ये लाइट रिएक्शन जो होती है इसमें भी विभिन्न प्रकार की रिएक्शन संपन्न होती है, जैसे हमें रेड ड्रॉप की घटना दिखाई देगी, इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट दिखाई देगा, और टू पिगमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और उसके बाद हम स्वांगीकारी ऊर्जा या ATP या NADPH2 का निर्माण करेंगे, जहाँ पर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन, NADPH का रिडक्शन किस प्रकार होता है इसको हम समझेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन होती है, इनमें से जिन्हें कि विभिन्न पॉइंट के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रेड ड्रॉप्स, इमर्शन इफेक्ट या इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट। और कॉन्सेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम।
कॉन्सेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम। तो हम जो प्रत्येक पॉइंट है इनका हम काफी अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो जो इमर्सन नाम का जो साइंटिस्ट था रॉबर्ट इमर्सन, उसने जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्वांटम हीट होती है, क्वांटम प्रकाश संश्लेषी पार्कों में या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्वांटम हीट होती है उस पर विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए तथा निष्कर्ष निकाला कि एक क्वांटा लाइट पर जितने ऑक्सीजन अणु मुक्त होते हैं, जितने ऑक्सीजन अणु मुक्त होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, क्वांटम प्राप्ति या क्वांटम हीट कहा जाता है। उसे ही क्वांटम प्राप्ति या क्वांटम हीट कहा जाता है। मतलब एक क्वांटम लाइट के अवशोषण पर, एक क्वांटा लाइट के अवशोषण पर जितने ऑक्सीजन अणु मुक्त होते हैं उसे ही क्वांटम हीट कहा जाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप क्या करेगा, एक क्वांटा लाइट का अवशोषण करेगा और अवशोषण करने के पश्चात वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगी, ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी और उस ऑक्सीजन गैस जितनी मात्रा में मुक्त होगी उसे ही क्या कहा है, क्वांटम प्राप्ति कहा है या क्वांटम हीट कहा जाता है। अब जो रॉबर्ट इमर्सन ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में दो क्वांटा रिएक्शन संपन्न होती है, दो क्वांटा रिएक्शन संपन्न होती है, दो क्वांटा रिएक्शन संपन्न होती है। मतलब अगर हम दो क्वांटा का प्रकाश डालेंगे पादप के ऊपर तो प्लांट में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, उससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। दो क्वांटा लाइट पर क्लोरोफिल से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। अगर हम यहाँ पर, परंतु आपको पता होगा कि जो क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल है, इससे हम जब 4 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाएंगे तभी CO2 का क्या होगा, फिक्सेशन होगा या CO2 का स्थिरीकरण होगा। क्योंकि अगर एक CO2 को अगर हमें अपचयित करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है और CO2 अपचयित होकर इसका निर्माण कर लेगा CH2O का और अपचयन के फलस्वरूप यहाँ पर एक तो CH2O और एक ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करवाएंगे तो एक O2 मॉलिक्यूल मिलेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करवाने के लिए कितने क्वांटा लाइट की जरूरत है, 2 क्वांटा लाइट की। तो 4 को करवाएंगे तो कितने क्वांटा लाइट चाहिए हमें, 8 क्वांटम लाइट चाहिए। तो 8 क्वांटा लाइट देंगे तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो एक क्वांटा लाइट पर कितना रिलीज होगा, आठ क्वांटा पे एक ऑक्सीजन गैस या एक ऑक्सीजन का अणु रिलीज होगा। तो एक क्वांटा लाइट पर कितना होगा, 1/8 और 1/8 कितना होता है, लगभग 12%। तो एक क्वांटा लाइट पर 12% ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस रिलीज होगी। अगर हमें यहाँ पर मान लिया जाए एक ग्लूकोज बनाना हो तो क्या करेंगे, एक ग्लूकोज का अणु बनाना हो तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CO2 + H2O
और यहाँ पर CO2 के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमें? 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। वाटर के कितने लेने पड़ेंगे? 12 लेने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पर CO2 के 6 लेंगे तो ऑक्सीजन का कितना रिलीज होगा? 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होंगे। तो एक CO2 के मॉलिक्यूल को मिक्स करने के लिए कितने क्वांटा चाहिए हमें? 8 क्वांटा चाहिए। तो 6 को अगर मिक्स करेंगे तो कितने चाहिए? 48 प्रोटॉन या क्वांटा हमें चाहिए। तो 48 क्वांटा लाइट की हमें एक ग्लूकोज को उत्पादित करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो ये था रॉबर्ट इमर्सन का विभिन्न कारकों के ऊपर क्वांटम प्राप्ति पर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रॉबर्ट इमर्सन था, रॉबर्ट इमर्सन या जो इमर्सन था और उसके जो सहयोगी थे, उन्होंने एलगी पर विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए और वह किए मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेकर। रॉबर्ट इमर्सन और उसके सहयोगियों एलगी के ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेकर विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक वर्णीय प्रकाश। एक वर्णीय प्रकाश का मतलब पहले बैंगनी प्रकाश को लिया, उसके बाद नीले प्रकाश को लिया, उसके बाद हरे प्रकाश को लिया। ऐसे अलग अलग लाइट में प्रकाश संश्लेषण की दर को देखा। किसने देखा? रॉबर्ट इमर्सन तथा उसके सहयोगियों ने। तथा इनमें होने वाली जो क्वांटम हिट थी, भाई ऑक्सीजन कितना रिलीज हो रहा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने पाया कि जो अगर पादप को हम 680 नैनोमीटर से ज़्यादा लाइट देंगे, 680 नैनोमीटर से अगर ज़्यादा लाइट देंगे या 680 नैनोमीटर का जो मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णीय प्रकाश है, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा देने पर क्या होगा? जो क्वांटम यील्ड है उसमें कमी आ जाती है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। क्यों? और जो ये 680 नैनोमीटर से ज़्यादा के हम जो तरंग दे रहे हैं, ये किस प्रकाश से संबंधित है? ये रेड लाइट से संबंधित है। तो इस कारण जो प्रकाश संश्लेषण की दर में जो कमी हो रही है या क्वांटम यील्ड की प्राप्ति में जो कमी हो रही है, इसे क्या कहा जाता है? रेड ड्रॉप कहा जाता है। तो दोबारा से देखना, रॉबर्ट इमर्सन तथा उसके सहयोगियों ने विभिन्न एलगी के ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेकर अनेक एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जब पादप को या जो एलगी है उसको 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट दी तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ जाती है या क्वांटम यील्ड की दर में गिरावट आ जाती है। और जो ये 680 नैनोमीटर है ये रेड लाइट से रिलेटेड है, इसी कारण जो प्रकाश संश्लेषण की दर में जो कमी होती है इसे क्या कहा जाता है? रेड ड्रॉप या लाल पतन कहा जाता है। एक अन्य एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत रॉबर्ट इमर्सन ने 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट तो दी ही सही, प्लस उसने क्या किया? 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाली लाइट का भी यहाँ पर उपयोग किया तथा पाया कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर, थी वह दोनों लाइट पर अलग अलग होने वाली दर से
काफी ज्यादा थी। तो रॉबर्ट इमर्सन ने इसे क्या कहा, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट या इमर्सन इफेक्ट कहा। अब इमर्सन इफेक्ट की खोज द्वारा दो विभिन्न प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं ज्ञात हुई। कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया थी? एक रासायनिक अभिक्रिया तो किस पे हो रही है, 680 नैनोमीटर से अधिक वाली तरंगदैर्घ्य पर संपन्न हो रही है। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया किस पर हो रही है, 680 नैनोमीटर वाली 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश विकिरणों की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो जो इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट द्वारा दो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की खोज हुई, और जो ये दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया है तो 680 नैनोमीटर से भी तरंगदैर्घ्य पर संपन्न हो रही है, दूसरी 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य पर संपन्न हो रही है। ये दोनों ही जो अभिक्रिया है ये दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम से संबंधित होती है। दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम से संबंधित होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, एक तो पीएस फर्स्ट कहा जाता है और दूसरे को पीएस सेकंड कहा जाता है। अब जो मॉडर्न स्टडीज थी या जो आधुनिक जो अध्ययनों से पता चल चुका है कि इन दोनों सिस्टम का जो निर्माण हो रहा है वह विभिन्न पिगमेंट के अलग अलग मात्रा में होने वाले कंपोजिशन के कारण हो रहा है। इस वाले सिस्टम में जो पिगमेंट पाए जाएंगे वह कुछ अलग प्रकार के होंगे, इस वाले सिस्टम में जो पिगमेंट पाए जा रहे हैं वह अलग प्रकार के होंगे। इस वाले सिस्टम में जो पिगमेंट है वह कुछ ना कुछ अलग प्रकार के तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करेंगे, इसमें जो पिगमेंट पाए जा रहे हैं वह अलग तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करेंगे। तो दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम की खोज हुई, इसकी वजह से हुई इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट की वजह से। अब जब दोनों ही प्रकार का प्रकाश इन पिगमेंट सिस्टम के ऊपर पड़ता है तो दोनों ही पिगमेंट सिस्टम एक साथ उत्तेजित होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। इसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वह अधिक होती है, या जो ये दोनों ही पिगमेंट सिस्टम एक साथ सानिध्य में उपस्थित होकर प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देते हैं, या क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो टोटल रेट है उसमें वृद्धि कर देते हैं। क्योंकि अगर हम 680 नैनोमीटर से अधिक का प्रकाश दें तो केवल इसमें एक ही पिगमेंट सिस्टम काम करेगा, और ये वाला ही दे तो कोई अनदर वाला करेगा इन दोनों में से। तो अगर इन दोनों की ही जोड़ दें अलग अलग तो उससे भी ज्यादा अगर दोनों को साथ में काम करवाएं तो टोटल रेट में यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, और इसे क्या कहा जाता है, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहा जाता है। अब हमने पढ़ लिया यहाँ पर एक तो रेट ड्रॉप और एक इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। अब इसी से ही रिलेटेड एक टॉपिक है पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम क्योंकि इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के द्वारा हमने दो पिगमेंट सिस्टम का अंदाजा लगाया कि पादप की कोशिका के जो हरित लवक है उसके थाइलेकोइड में दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम उपस्थित होते हैं, जिनमें से एक तो 680 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य का अवशोषण, 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का अवशोषण करता है, और दूसरा 680 नैनोमीटर से कम तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का अवशोषण करता है। अब हमें पढ़ना है पिगमेंट सिस्टम के बारे में। अब जो ये पिगमेंट सिस्टम या वर्णन तंत्र होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको पता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनमें से जो पीएस सेकंड होता है ये तो एब्रेस्ड पार्ट के अंतर्गत पाया जाता है, जैसे ये थाइलेकोइड है तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर आपको पीएस सेकंड देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पीएस फर्स्ट है वह नॉन एब्रेस्ड पार्ट के ऊपर पाया जाता है। एक तो यहाँ पर मेम्ब्रेन्स में आपको देखने को
मिल सकता है। और जो इंटरमेम्ब्रेनल थाइलेकोइड है या स्ट्रोमा लेमिनी है, इसके ऊपर आपको ये स्पष्ट देखने को मिल सकता है। अब जो ये पिगमेंट सिस्टम है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में किस रूप में प्रेजेंट होते हैं? तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ये कणों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये कोई थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाती है थाइलेकोइड में, तो इसके अंदर ऐसे कणों के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं, जिनमें से जो पीएस फर्स्ट होते हैं वह तो छोटे कण के रूप में या स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं, जबकि जो पीएस सेकंड होते हैं इनमें पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण ये बड़े तथा भारी मॉलिक्यूल या भारी कण के रूप में पाए जाते हैं। अब इनको पृथक कैसे किया जाता है? तो इन जो पिगमेंट जो पीएस फर्स्ट या पीएस सेकंड जो पिगमेंट पाए जा रहे हैं, इनको थाइलेकोइड मेम्ब्रेन से पृथक करने के लिए क्या किया जाता है? इन्हें पृथक करने के लिए डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट की सहायता से मेम्ब्रेन से इनको हम पृथक कर लेते हैं तथा पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इन पिगमेंट, इन जो फोटो सिस्टम है, इनमें जितने भी प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, बीटा कैरोटीन है, ल्यूटीन है या फाइटोबिलिन्स है, इनको सेपरेट किसके द्वारा किया जाता है? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा इनको सेपरेट किया जाता है। तो दोबारा से देखना, जो पिगमेंट सिस्टम है वह दो प्रकार के होते हैं, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड। कहां पर पाए जाते हैं? थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। इनमें से जो फोटो सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होगा वह थाइलेकोइड के नॉन अट्रैक्ट पार्ट पर पाया जाता है। मतलब थाइलेकोइड की जो चीज है, जो ढकी हुई नहीं होती, जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में होती है, वहां पर क्या कौन सा मिलेगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट मिलेगा। फोटो सिस्टम सेकंड आपको एड्रेस पार्ट के अंदर थाइलेकोइड का एड्रेस पार्ट है, वहां पर देखने को मिलेगा। अब जो ये दोनों ही तरह के पिगमेंट सिस्टम है, इनको सेपरेट कैसे करेंगे? तो सेपरेट किया जाता है डिटर्जेंट के ट्रीटमेंट के द्वारा। डिटर्जेंट का जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो ये मेम्ब्रेन से पृथक हो जाएंगे। फिर इन पिगमेंट में भी क्या है? बहुत सारे पिगमेंट फोटो सिस्टम पे, सॉरी पिगमेंट सिस्टम में क्या है? बहुत सारे पिगमेंट हैं, जैसे क्लोरोफिल हो सकता है, क्लोरोफिल ब्लू हो सकता है, विभिन्न प्रकार के कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के फाइटोबिलिन्स हो सकते हैं, बीटा कैरोटीन हो सकता है। इन सभी को सेपरेट करने के लिए क्या टेक्निक है हमारे पास? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा इनको हम पृथक कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के बारे में। तो ये दो प्रकार के हैं, तो फर्स्ट है और सेकंड है। तो फर्स्ट है हमारा पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। अब इसमें कौन कौन से प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं? तो जो पिगमेंट सिस्टम है इसमें एक तो पाया जाता है क्लोरोफिल ए, कुछ मात्रा में क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, और इनमें से भी जो इनमें एक्टिव पार्ट के रूप में पाया जाएगा वो पाया जाएगा क्लोरोफिल ए, जिसे क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर से ज्यादा या P700 भी कहा जाता है। तो जिसे अधिक तरंग देने की वेवलेंथ पर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने का कार्य करेगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट में मेन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, वो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है, या क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्टिव पार्ट के रूप में पाया जाता है। और जो अन्य सभी प्रकार के पिगमेंट है, जैसे क्लोरोफिल बी है, बीटा कैरोटीन है, ये क्या करेंगे? यहाँ पर सहायक
पिगमेंट का कार्य करेंगे, मतलब प्रकाश विकिरण का अवशोषण करके मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को प्रोवाइड करने का कार्य इन सारे पिगमेंट के द्वारा किया जाएगा। अब इन पिगमेंट के अतिरिक्त जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो साइटोक्रोम F पाया जाता है, एक प्लास्टोसाइनिन पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के एलिमेंट जैसे आयरन, कॉपर, साइटोक्रोम B6, आयरन सल्फर प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं, अब तो ये सिस्टम में फोटो सिस्टम उपस्थित, ये कार्य क्या करता है? NADP से NADPH2 के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर दोबारा से देखते हैं इसे फोटोसिंथेसिस पर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल A, कुछ मात्रा में क्लोरोफिल B और बीटा कैरोटीन, जिनमें से जो क्लोरोफिल A है इसमें मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में या सक्रिय रूप में पाया जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? P700 कहेंगे। और जो अन्य पिगमेंट है क्लोरोफिल B, बीटा कैरोटीन, ये क्या है? सारे पिगमेंट के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को अवशोषित करके मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या क्लोरोफिल A को या P700 को प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त फोटो सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसाइनिन, आयरन, कॉपर और आयरन सल्फर प्रोटीन, ऐसे कुछ प्रोटीन्स या प्रोटीनियम फैक्टर्स भी इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि फोटो सिस्टम से उत्सर्जित होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह इन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के माध्यम से वापस फोटो सिस्टम के पास या जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है उसमें चला जाता है। इसके बाद हम बात करते, और जो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है इसका मेन कार्य क्या है? NADP से NADPH2 का निर्माण करना। इसके बाद हम बात करते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड की। फोटो सिस्टम सेकेंड की, अब जो ये फोटो सिस्टम सेकंड है इसमें भी मुख्य रूप से कौन कौन से पिगमेंट हैं? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B व बीटा कैरोटीन। परंतु यहाँ पर जो है क्लोरोफिल A है, ये क्लोरोफिल A 680 नैनोमीटर से कम तरंग देने वाले प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है, और यही यहाँ पर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में या एक्टिव पार्ट के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? P680 भी कहा जाता है। और इसमें कुछ अतिरिक्त पिगमेंट के रूप में जैसे थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम A, प्लास्टोसाइनिन और मैग्नीज प्रोटीन, मतलब जो मैग्नीज, 4 मैग्नीज जो आयन हैं वह प्रोटीन के साथ जुड़े हुए रहते हैं तथा एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जिसे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। दोबारा से देखना, फोटो सिस्टम सेकंड में मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल A पाया जाता है, जो 680 नैनोमीटर से कम तरंग देने वाले विकिरणों का अवशोषण करता है, इस कारण इसे P680 भी कहा जाता है।
इसके साथ क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं जो कि सहायक पिगमेंट के रूप में यहाँ पर कार्य करेंगे। और अन्य पिगमेंट के रूप में थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम 8 और मैंगनीज प्रोटीन। मैंगनीज प्रोटीन में क्या है, 4 मैंगनीज आयन हैं जो किसके साथ बंधे हुए हैं, प्रोटीन के साथ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स का। क्योंकि जो ये ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स है यही वाटर मॉलिक्यूल या जल अणुओं से इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य करता है। इसी वजह से वाटर का फोटोसिंथेसिस होता है, वाटर का फोटोलाइसिस हो पाता है। फोटोलाइसिस लाइट की उपस्थिति के कारण नहीं होता, इसके वजह से होता है। जो ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये काफी ऑक्सीडेट में चला जाता है और वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का कार्य करता है, जिसके कारण जल के अणु का क्या होता है, अपघटन होता है। इसके कारण 4 H+ आयन और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन को लेने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। और ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स जब हम नॉन साइक्लिक प्रोटोन यानी जो ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन किसको देता है, एक टायरोसिन रेसिड्यू को देता है या जेड एमिनो अम्ल को, टायरोसिन रेसिड्यू या जेड एमिनो अम्ल को देता है। और टायरोसिन से फिर कहां पर जाता है, पीएस सेकंड के पास या जो क्लोरोफिल ए है 680 नैनोमीटर, उसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। उससे क्लोरोफिल A680 से थियोफाइटिन के पास जाएंगे, थियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन ए के पास, प्लास्टोक्विनोन बी के पास, फिर साइटोक्रोम B6, फिर F, फिर प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फोटोसिस्टम तत्व के अंतर्गत चले जाते हैं। फोटोसिस्टम तत्व से कहां पर जाएंगे, विभिन्न प्रकार के आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएंगे और वहां से ये प्रोडक्शन के पास जाएंगे जहां पर ये NADP प्लस को अपचयित करने का कार्य करेंगे और उसे NADPH2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये था फोटो सिस्टम सेकंड या पिगमेंट सिस्टम सेकंड के बारे में। अब जो ये 2 प्रकार के जो पिगमेंट हैं उनकी डिस्कवरी हो चुकी है और डिस्कवरी किस वजह से हुई, एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट की वजह से। परंतु जो सेलिसबरी रोज नामक साइंटिस्ट था, सेलिसबरी और रोज, इस साइंटिस्ट ने इन 2 वर्णक तंत्रों या 2 पिगमेंट सिस्टम, एक तो फर्स्ट और सेकंड के अतिरिक्त भी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हमने 2 पिगमेंट सिस्टम को और पृथक किया। इसने बताया कि अनादर प्रकार के 2 पिगमेंट सिस्टम भी पृथक किए जा सकते हैं और इनमें भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्प मात्रा में क्या होते हैं, बीटा कैरोटीन इत्यादि पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और यह पिगमेंट का कार्य क्या है, प्रकाश किरणों का अवशोषण करके उनको कलेक्ट करना या उनको संग्रहण करना। इसी कारण जो ये अनादर प्रकार के जो पिगमेंट है इसमें जो पिगमेंट पृथक किए गए इन्हें कहा जाता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दोबारा से देखना, सेलिसबरी और जो रोज नामक साइंटिस्ट था, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इन 2 पिगमेंट के अतिरिक्त, मतलब जो 2 पिगमेंट सिस्टम के अतिरिक्त, तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अतिरिक्त भी 2 अन्य प्रकार के पिगमेंट सिस्टम को पृथक किया जा सकता है, जिनमें भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्प मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और ये भी क्या कार्य करते हैं, लाइट को अवशोषित करके इसको कलेक्ट करने का या स्टोरेज का कार्य करते हैं और फिर इसको प्रदान करते हैं, जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसको प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इसके बाद
जो सेकंड घटना है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, क्योंकि एक पॉइंट के अंतर्गत तो हमने क्या देख लिया, रेट ड्रॉप देख लिया, इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट देख लिया और कॉन्सेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम की बात कर ली। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा उसमें क्या करेंगे हम, स्वांगीकारी ऊर्जा का निर्माण करेंगे। स्वांगीकारी ऊर्जा का निर्माण। अब स्वांगीकारी ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा, तो एक तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन को कैसे उत्सर्जित करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए क्या देनी पड़ेगी, लाइट देनी पड़ेगी, जिसके कारण फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से लाइट की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा। अब ये बार बार तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकता, उसे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल से लेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल से अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या कराना पड़ेगा, हमें अपघटन करवाना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंट क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाश अपघटन। और जल का प्रकाश अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन जिसको हमने उन्हें यहाँ पर दिए जाएंगे और यहाँ से ये विभिन्न चेन रिएक्शन में चलता हुआ एनर्जी को मुक्त करते हुए वापस या इधर आ जाएगा या फोटो सिस्टम बस्ती के पास चला जाएगा। और इसके द्वारा क्या होगी, एनर्जी मुक्त होगी, इसका हम एटीपी बनाने में उपयोग करेंगे। और सेकंड जो इसके अंदर एक तो क्या करेंगे, वाटर का फोटोलाइसिस करेंगे। एक क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, NADP+ है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, NADPH2 में कन्वर्ट करना है। मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट का हमें क्या करना है, रिडक्शन या अपचयन करना है। तो ये वाला पॉइंट भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक करना है हमें फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब लाइट की उपस्थिति में हम ATP व NADPH2 को किस प्रकार बनाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार परिवहन होगा, साइक्लिक होगा या नॉन साइक्लिक होगा या लीनियर होगा। तो जो भी होगा हम उसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।